नमस्कार। जब हम देश और अर्थव्यवस्था के विकास की योगदान की बात करते हैं तो इसमें बड़ा ही योगदान हो जाता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई का। एमएसएमई का दुनिया भर में 90% कारोबार है, 60 से 70% रोजगार और 50% जीडीपी में योगदान है। हर जगह समाज की रीढ़ के रूप में वे स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान देते हैं और आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं, विशेष रूप से कामकाजी गरीबों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर स्थितियों में रहने वाले समूहों के बीच। और अगर बात करें भारत की तो देश में विकास का एक प्रमुख स्तंभ है एमएसएमई। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और देश के निर्यात में 45% से अधिक का योगदान एमएसएमई का है। दुनिया भर में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष एमएसएमई मंत्रालय उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस मना रहा है। 2025 का विषय सतत विकास और नवाचार के चालकों के रूप में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाने पर केंद्रित है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से एमएसएमई जमीनी स्तर पर आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ा रही है। एमएसएमई क्षेत्र नवाचार को बढ़ावा देकर, रोजगार पैदा करके और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर भारत की विकास की कहानी में क्रांति ला रही है। ये छोटे विचारों को बड़े प्रभावों में बदलने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। मजबूत नीति, समर्थन, डिजिटल टूल और नए बाजारों तक पहुंच के साथ ये उद्यम सतत और समावेशी विकास के इंजन बन रहे हैं। एमएसएमई दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि कैसे छोटे व्यवसाय एक आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार भारत को आकार दे रहे हैं। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएसएमई में महिलाओं के योगदान को सराहा और कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। पूरे देश में एमएसएमई का फैलाव और करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए इस क्षेत्र से जुड़ाव इसे सस्टेनेबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण बनाता है। इस क्षेत्र का विकास महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है। ये प्रसन्नता की बात है कि एमएसएमई सेक्टर में हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हम सब जानते हैं देश में महिलाएं 50% है। जो महिलाओं का रोजगार बढ़ेगा तो देश का जो हम लोगों का सपना 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का, मुझे लगता है वो तब संभव हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएसएमई सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। एमएसएमई सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देना समय की मांग है। इससे न केवल एमएसएमई की सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, बल्कि देश को क्लाइमेट संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने भी सहायता मिलेगी। एमएसएमई के सस्टेनेबिलिटी के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी है। सरकार विभिन्न माध्यमों से स्टार्टअप और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। डीआरडीओ जैसे संस्थानों द्वारा एमएसएमई को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन और रिसर्च के लिए फंड जैसे सहायता दी जा रही है, जिससे वे रक्षा और एयरस्पेस के क्षेत्रों में योगदान दे सकें। तो रोजगार से लेकर निर्यात में एमएसएमई की भूमिका अपने आप में काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले हमारे साथ शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से देश ही नहीं दुनिया में एमएसएमई की भूमिका लगातार, अगर हम आंकड़ों को देखते हैं, चाहे जीडीपी की हो, चाहे कारोबार की हो, चाहे निर्यात की हो, किस तरह से इस भूमिका को हमारे देश में भी समझा गया है और इसे समझने के बाद इसके विकास के लिए जो पहले दिक्कतें आती थी, पर्याप्त कदम उठाए गए हैं?
देखिए रमा, कुछ आंकड़े यहाँ पर रखना जरूरी है। जैसे अगर जीडीपी की बात करें तो लगभग 30% का योगदान है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें लगभग 45% का योगदान है। और 26 नवंबर 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 23.24 करोड़ लोगों को रोजगार इस क्षेत्र में मिला हुआ है। अब इस तरह की संख्या को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला सवाल उठता है कि किया और क्या गया है नीतिगत मुद्दों पर जिससे कि इसको बढ़ावा दिया जा सके। आप बजट में याद करिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था वो था परिभाषा, जो एमएसएमई, जिसको हम लोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से जानते हैं। और वो परिभाषा अगर आप देखिएगा तो माइक्रो का जो अगर आप देखें, यानी कि सूक्ष्म जो है वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ टर्नओवर के लिए, और माफ कीजिएगा निवेश के लिए, और टर्नओवर का जो था वो 5 से 10 करोड़ किया गया था। इसी तरीके से छोटे की बात करें तो 10 से 25 अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, और 50 से 100 टर्नओवर की बात करें। जो मझोले थे उनके लिए 50 से 125 और फिर 250 से 500। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो परिभाषा में बदलाव किया गया, इसका फायदा क्या है। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर आपको प्रतिस्पर्धा करनी है, वहां पर आपको पूंजी चाहिए। आपका अगर आकार छोटा है, अगर आपने निवेश कम किया है, अगर आपका कारोबार कम है, तो आपके लिए कर्ज जुटाने में भी दिक्कत होती है। जब वो सीमा बढ़ जाती है तो आप ज्यादा कर्ज जुटा सकते हैं, ज्यादा संसाधन जुटा सकते हैं, और जिससे कि अपनी मजबूती को और आप जैसे कहा जाए कि आप अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं। तो अभी के समय में जब हमारा लक्ष्य $5 ट्रिलियन का 2027-28 का है, $10 ट्रिलियन का 2030 तक का है, उसके बाद हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, और वहां पर जो 45% मैन्युफैक्चरिंग में योगदान कर रहा हो, 30% जो जीडीपी में योगदान कर रहा हो, उसके लिए इस तरीके की मजबूती देने का एक फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और किस तरह से ये मजबूती जो है देश भर में दी जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर यूपी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस मौके पर क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्हें सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश का हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं, और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। तो प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म की बात कही, और युवा उद्यमी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कुछ उनका कहना था, ये भी आपको सुनवाते हैं। सीएम युवा योजना के तहत मुझे लाभ मिला है 5 लाख रुपए का, जो कि ब्याज मुक्त लोन है अपने स्टार्टअप के लिए। मेरा जो स्टार्टअप है वो महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया है, पीसीओडी और पीसीओएस। सीएम युवा उद्यमी योजना से मुझे 5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे मैंने सोलर का कार्य शुरू किया। योगी जी की योजना के तहत मुझे बहुत सहायता मिली है, जिससे मैंने खुद का आगे काम बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओडीओपी स्कीम के थ्रू मुझे ये 50 लाख रुपए का चेक मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मुझे 50 लाख का चेक मिला है, जिसके अंदर मुझे मार्जिन मनी 10 लाख रुपए मिले हैं, और मुख्यमंत्री जी के इस सहयोग की वजह से मैं अपने बिजनेस को डबल कर सकता हूँ। मैंने अभी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है जो क्ले पॉटरी प्रोडक्शन करती है। मतलब हम लोग कुल्हड़ से रिलेटेड चीजें बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए और कटोरियां हो गई, कुल्हड़ हो गए, और इससे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और मैंने ये सीएम युवा उद्यम योजना के थ्रू सरकार से लोन लिया था, और वो मुझे मिला है, और उसी की वजह से ये मुझे मदद मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे ओडीओपी की तरफ से टूल किट दिया है, जिससे थारू क्षेत्र में बहुत ही वृद्धि हुई है, और थारू क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है, जिससे मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने चिकनकारी का काम स्टार्ट किया है, जिसमें मुझे सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है, जो कि ओडीओपी योजना के तहत मिला है, जिसमें हमें सब्सिडी का फायदा भी मिलेगा, और बैंक की तरफ से और सरकार की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से आज मैं पहले जो व्यापारी थी, आज मैं उद्यमी बन गई हूँ।
तो ये उद्यमी हैं जो अपने अनुभव बता रहे थे। शिशिर, हमने सुना उद्यमियों को जो अपने अनुभव भी बता रहे थे और काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे थे और लग रहा था कि पहले जिस तरह की समस्याएं उनको आती थी तो कम से कम उससे निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से देखते हैं 5 करोड़ से ज़्यादा जो हैं उद्यम इसके तहत जो हैं अब तक पंजीकृत हो चुके हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी हैंड होल्डिंग है? देखिए, अभी जो आपने बाइट्स दिखाई उसमें आपने 6 या 7 लोग थे, उसमें से 4 महिलाएं थी। और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। और घोषणा क्या थी कि जो पहले जो जिसको कहते हैं ना फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, पहली पीढ़ी के उद्यमी है, उनके लिए एक खास योजना होगी और वो 5 लाख लोगों के लिए। उसमें कौन लोग शामिल होंगे? महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और इसमें क्या है कि 2 करोड़ का टर्म लोन जो है वो 5 साल के लिए दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि महिलाओं की जो उद्यमिता है वो कैसे उसको विकसित किया जाए, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है। और ये खास तौर पे इनके लिए क्यों है? क्योंकि आज अगर आप एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहां पर इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है। और ये जो समावेशी है वो तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह की उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जो संख्या अभी आप 5 करोड़ कह रही हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो तो केवल उद्यम पोर्टल पे हुआ है। अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन वाले भी देख लें या जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं एमएसएमई, तो ये संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एक और संख्या के सामने हम रखना चाहेंगे और वो ये है कि इन उद्यमों जो इसमें जो सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे जो होते हैं, जैसे एक महिला कह रही थी कि उन्होंने चिकनकारी का काम किया था, वो पहले व्यवसायी थी और अब उद्यमी हो गई है, यानी कि वो एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर के श्रेणी में है, सूक्ष्म उद्यमी की श्रेणी में है। उनके लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए ये होगा कि आपके लिए जो जिसको कहते हैं ना वर्किंग कैपिटल है, जो रोज के खर्चों से निपटने के लिए, उसके लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के प्रोत्साहनों से कोशिश ये है कि आप जितने ज्यादा समावेशी तरीके से एमएसएमई का विकास कर सके, जो कि आगे चल करके पूरे जो हम विकास का खाका खींच रहे हैं अगले 5 साल, 8 साल और फिर 2047 तक, उसमें उनका योगदान हो सके। बिल्कुल, एक बेहद महत्वपूर्ण बात हो जाती थी और पहले एक समस्या भी आती थी कि किस तरह से, क्योंकि एमएसएमईज के लिए जो लोग हैं वो तैयार भी होते थे और कई बार उनको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता था, लेकिन उनका जो उत्पाद है वो गुणवत्तापूर्ण हो, इसकी गारंटी सुनिश्चित हो, उनको इस तरह की सुविधा मिले और उसकी जो पहुँच है वो बाजार तक सही रूप में हो पाए और बीच में जो मिडल मैन है वो हट जाए, उन्हें सीधा लाभ मिले। तो इसके लिए किस तरह से आपको लगता है कि तमाम कदम उठाए गए हैं और बाजार तक पहुँच के लिए, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना ये शुरू की गई और ये अपने आप में कितना एक क्रांतिकारी कदम इसमें साबित हुई? जिसपे उत्तर प्रदेश का जिक्र कर चुके अभी आपने कार्यक्रम में वहां शामिल किया था, वो जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना है। इस तरह के जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं वो आपको क्या है कि आपके सामान के लिए एक बाजार विकसित करने का काम करते हैं। देखिए, राज्य सरकार की ओर से अगर कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं बाजार विकसित करने के लिए, तो उसका सबसे बड़ा फायदा इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलता है। खासतौर पर मैं माइक्रो एंड स्मॉल की बात करूंगा, क्योंकि देखिए बड़े व्यापारियों के लिए बाजार जाना मुश्किल नहीं है, दिक्कत है छोटे व्यापारियों के लिए, क्योंकि उनको बाजार में एक पांव जमाने के लिए जिस तरीके से संसाधनों की जरूरत होती है, जिस तरीके से सरकारी मदद की जरूरत होती है, और यदि वहां पर सरकार एक या तो सहकारिता के जरिए या फिर जिसे कहा जाए कि एक लोकल लेवल के सिस्टम के जरिए उसको बढ़ावा दे, तो निश्चित तौर पर इन व्यापारियों के लिए कारोबार बढ़ाने में मदद मिलती है। और जैसा हमने अभी देखा कि एक महिला कह रही हैं कि हम व्यवसायी से उद्यमी बन गए। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के बाद जब आप ये कार्यक्रम करें तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां पर व्यवसायी से उद्यमिता का सफर जो है वो काफी आसान हो जाए। बिल्कुल, इसी के लिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने एक जो है जिसे कह सकते हैं एक स्लोगन दिया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सूक्ष्म और मध्यम उद्योग इनमें भी किस तरह से साबित हुआ है जब हम बात करते हैं उद्यम पंजीकरण पोर्टल की और तमाम ऐसी नीतियों की जिसमें कि बहुत से ऐसे जो मुश्किल तरह के कदम थे या पेचीदगियां थी उनको हटाया गया है। देखिए, यहाँ पर एक आंकड़े आपके सामने और रखना चाहेंगे, वो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ था और उसके बाद काफी समय तक ये चर्चा होती रही कि छोटे और मझोले उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप देखिए कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन 1.52 करोड़ तक पहुंच चुका है और यदि आप प्री जीएसटी रिजीम की बात करिएगा तो वो 66 लाख था।
तो आप सोचिए कि लगभग हम 2.5 गुना पे पहुंच गए हैं जो पुरानी स्थिति थी। अब ये जो संख्या जो देख रहे हैं, इसमें एक बड़ी संख्या उन छोटे मझोले कारोबारियों की है जो जिनके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या कहता है कि अगर आपका कारोबार 20 लाख रुपए सेवा क्षेत्र में और 40 लाख रुपए सामान के क्षेत्र में अगर वो है, तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन एक बड़ी संख्या वो है जो कि इस सीमा के भी नीचे है। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए आ रहे हैं कि जब गवर्नमेंट कहती है कि हमको बिजनेस कारोबार के लिए उचित माहौल बनाना है, उस माहौल में ये भी जरूरी हो जाता है कि आप इनको प्रोत्साहन करें। क्योंकि जब आप किसी भी बड़े कारोबारी के साथ व्यवसाय करते हैं तो वहां पर यह आता है कि आपका जीएसटीएन नंबर क्या है। तो ये जीएसटीएन नंबर के जरिए आप केवल व्यवसाय नहीं करते बल्कि औपचारिकरण को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये व्यवसाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम सीरियस बिजनेस की बात करते हैं तो वो जितना ज्यादा औपचारिक होगा वो उतना ही ग्राहक के नजरिए से, व्यापारी के नजरिए से और सरकार के नजरिए से फायदेमंद। बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त हैं एमएसएमई मंत्रालय के। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए तमाम जो कदम उठाए गए हैं, किस तरह से वो जो लाभार्थी हैं या जिन तक उनकी पहुंच होनी थी उन तक पहुंच रहे हैं? क्या कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है और इसका जो आकलन है वो कैसे किया जाता है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से बहुत सी नई पहल हमने पिछले वर्षों में की हैं जी। और कुछ एक जानकारी मैं आपसे साझी करना चाहूंगा। जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन, अब कोई भी सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यम है, उन्हें अगर कोई मंत्रालय की स्कीम का बेनिफिट अगर चाहिए तो उनकी एंटाइटलमेंट तब क्रिएट होती है जब वो फॉर्मली हमारे साथ रजिस्टर होते हैं। तो इसके अंदर हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ और बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम एक चलाया और उसका नतीजा ये है कि वर्ष 2023 में 1 अप्रैल 2023 को जहां 1.6 करोड़ एमएसएमईज हमारे साथ पंजीकृत थे, आज ये संख्या बढ़कर 6.5 करोड़ हो गई। यानी कि ऑलमोस्ट इसके अंदर वी हैव सीन 4-fold इंक्रीज। तो एक ये बहुत बड़ी जो मैं ये कहूँगा प्रगति एमएसएमई के अंदर हुई है, क्योंकि उनका औपचारीकरण हुआ है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ एमएसएमईज हैव टेकन प्लेस इन अ बिग वे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रेडिट के बारे में। जब भी हम एमएसएमईज से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज एमएसएमईज को आता है वो है फाइनेंशियल संसाधनों की उपलब्धता, जिसको हम एक्सेस टू क्रेडिट भी कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो वर्ष 2014 में 10 लाख करोड़ का क्रेडिट जो है वो एमएसएमई को उपलब्ध था। आज 2025 तक ये संख्या बढ़कर 30 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है। बैंकों के माध्यम से एक बहुत बड़ी जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मुहैया कराई गई है। तीसरा पॉइंट मैं इसके अंदर ये कहना चाहूंगा कि हमारी एक योजना है जिसे हम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कहते हैं, CGTMSE। CGTMSE के माध्यम से हम बैंकों को क्रेडिट गारंटी देते हैं। यानी कि बैंकों को यह कहा जाता है कि आप अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन देंगे और अगर उस लोन में मान लीजिए डिफॉल्ट होता है तो 75% से लेकर 90% तक उसका कवरेज CGTMSE में हम करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज, ये बैंकों का एपिटाइट टू लेंड टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इसको बढ़ा देता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 2000 से लेकर 2022 तक यानी कि 22 सालों में 3 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज एमएसएमईज को दी गई बैंकों के माध्यम से। और पिछले 2.5 साल में 2022 से लेकर 25 तक 2.5-3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर
6 लाख करोड़ से भी अधिक हो गई है। यानी कि जो 22 साल में हमने जितनी क्रेडिट गारंटीज का जो अमाउंट दिया था, उससे डबल अमाउंट हमने पिछले 2.5 साल में दिया है। तो ये कुछ एक मुख्य पहल हैं जो मंत्रालय के द्वारा की गई है। बिल्कुल। डॉक्टर रजनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब हम इस सेक्टर में आने वाले चैलेंजेस की बात करते हैं तो बात होती है जो आपूर्ति श्रृंखला है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं। कई बार जो लागत है, उच्च लागत की भी बात होती है, और इसके साथ ही जो मार्केट की अनसर्टेनिटी होती है कई बार वो भी इसे प्रभावित करती है। तो उसके लिए किस तरह से एक जिसे कह सकते हैं कि सुरक्षात्मक घेरा नीतियों के जरिए बनाया गया है? देखिए, जो मार्केटिंग की एक्सेस है इसको बढ़ोतरी देने के लिए मंत्रालय की तरफ से 2 स्पेसिफिक स्कीम चलाई जाती है। एक हमारी है प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम, जिसके माध्यम से माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को हम जितने भी ट्रेड फेयर्स होते हैं या फिर कोई एग्जीबिशंस हैं उनमें डोमेस्टिकली पार्टिसिपेट करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा कंपोनेंट हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन का है, जिसके अंदर बाहर के देशों में जो इस तरह के एग्जीबिशंस होते हैं या मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करने में हम एमएसएमईज को मदद करते हैं। तीसरा जो एक्सेस टू मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ी पहल जो मंत्रालय की तरफ से की गई है वो है प्रोक्योरमेंट ऑर्डर। हमारा जो मंत्रालय का प्रोक्योरमेंट ऑर्डर है उस ऑर्डर के तहत जितने भी केंद्रीय उपक्रम हैं, यानी कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनको 25% अपना टोटल प्रोक्योरमेंट जो है वो मैंडेटरीली माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से करना होता है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इन आंकड़ों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और 90,000 करोड़ के आसपास की जो प्रोक्योरमेंट है वो आज माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के माध्यम से कर रहे हैं। और जो मैंडेटरी लक्ष्य है 25%, उसकी तुलना में ऑलरेडी 36% उनकी प्रोक्योरमेंट एमएसएमईज के माध्यम से हो रही है। तो इन जो हमारी स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स के माध्यम से हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मार्केट्स को एक्सेस करने में सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल। शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे तमाम तरह की जो ये स्कीम्स हैं, ये कदम है, इससे बुनियादी ढांचे की जो समस्याएं होती थी उनका कितना समाधान होता हुआ दिखाई देता है? निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बाजार तक पहुंच बहुत जरूरी है जी। और वो पहुंच आप कैसे सरल और सहज और सुगम करा पाते हैं और उसकी लागत कम। क्योंकि देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि एक किसी भी जैसे कहा जाए कि एक बड़े शहर में आपको अगर अपना एक दुकान शुरू करना है या अपना एक शोरूम बनाना है वो आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए जमीन की लागत, किराया, बहुत कुछ है। लेकिन वो व्यवस्था अगर आपको जेम जैसे पोर्टल के जरिए या पीएसयू के प्रोक्योरमेंट में आपको कर दिया जाए तो आपके सामान का जो है जिसे कहा जाए कि ग्राहक मिल जाते हैं, उसके लिए बाजार उपलब्ध हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो एक बड़ी पहल है कि पीएसयूज की खरीद में एक निश्चित मात्रा जो है वो आपको एमएसएमई से खरीदनी है। आपके लिए जेम का पोर्टल अवेलेबल है। इसके अलावा अगर विदेश मेले में, अगर देखिए विदेश व्यापार मेले में आपके लिए जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसकी लागत होती है। लेकिन यदि वो सरकार उसके लिए आपको मदद देती है, प्रोत्साहन देती है और उसके लिए एक तरीके से मदद भी मुहैया कराती है, तो आपके लिए उस व्यापार मेले में जाकर के अपने आप को प्रदर्शित करना और अपने आप को पहचान दिलाने में आपको काफी मदद मिलती है। तो आपके लिए घरेलू बाजार में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, दोनों जगह पर आपके लिए अपने सामान को बेचने में बहुत मदद मिलती है। मुझे लगता है कि ये जितनी योजनाओं का जिक्र डॉक्टर रजनीश सर ने किया, उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनके लिए सहज और सुगम विपणन व्यवस्था या मार्केटिंग का इंतजाम कैसे किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर रजनीश, आपसे समझना चाहेंगे, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एमएसएमई सेक्टर का जिक्र किया और उसमें जो महिलाओं की योगदान है उसकी तो सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उस एस्पेक्ट की भी बात की कि उसका काफ़ी बड़ा योगदान हो सकता है। उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इसके अलावा जब हम नई पहल की बात करते हैं या फिर एक दक्ष श्रमिक क्षमता की बात करते हैं, उसके लिए भी जो कदम उठाए गए हैं उनका क्या कुछ परिणाम देखने को मिला है अब तक? जी, मैं 2 बातें यहाँ करना चाहूंगा। एक, आपने महिलाओं की बात की, दूसरा आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात। तो जहां तक महिलाओं का प्रश्न है, हमारा जो टोटल उद्यम के ऊपर पंजीकरण है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का, आपको ये जान के खुशी होगी कि 40% इसमें जो उद्यम है
6.5 करोड़ में वो महिलाओं के द्वारा ओन्ड है, दे आर ओन्ड बाय द विमेन। तो विमेन फोर्स जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत और शक्ति के रूप में उभरी है। दूसरी बात जो आपने कही कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए हमारे क्या योजनाएं हैं, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक पोषित एक कार्यक्रम हमारे मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है जिसे हम रैम्प प्रोग्राम कहते हैं। इसके अंदर हमने एक स्कीम गिफ्ट स्कीम के नाम से शुरू की और इस स्कीम के अंदर बेसिकली देयर इज अ बुके ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन एसोसिएशन ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और इन टेक्नोलॉजीज को, दीज आर बेसिकली ग्रीन टेक्नोलॉजीज, दीज आर टेक्नोलॉजीज व्हिच सेव योर एनर्जी कंजम्पशन एंड लोअर द एनर्जी इंटेंसिटी। इस तरह की टेक्नोलॉजीज को अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज अपनाते हैं तो उनकी फंडिंग हमारी गिफ्ट स्कीम के माध्यम से की जाती है और ना केवल फंडिंग की जाती है, इसके अंदर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाता है। सो बेसिकली वी हैव ट्राइड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ इंसेंटिवाइजिंग इन्वेस्टमेंट इनटू ग्रीन टेक्नोलॉजीज और इस स्कीम के बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने निकल के आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि इस तरह की स्कीम को हम और बढ़ावा दें। बिल्कुल, तमाम कदम उठाए गए हैं और आगे भी कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजनीश और बहुत शुक्रिया शिशिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।